वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो बिहार आमीन के लिए यहाँ पर आपके लिए सेट चलाया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक सेट में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन सभी 25 प्रश्नों को जो आप बिहार आमीन के पहले जो एग्जाम हुए उन पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही गए हैं। टोटल जो है आपके लिए यहाँ पर बिहार आमीन के लिए टोटल यहाँ पर 10 सेट चलाया जा रहा है, जिनमें आपके अभी तक 7 सेट हो चुके हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8वां नंबर सेट बिहार आमीन के देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45 और 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष यानी कि रिमाइंडर कितना आता है, तो 5 आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका दिया गया हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है चारों ऑप्शन में, जो 27, 45 और 30 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 5 आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सभी ऑप्शन में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, ताकि हमें एक निश्चित संख्या पता हो जाए जो कि 27, 45 और 30 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। जैसे कि 275 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 270 आएगा। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ भी 5 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 255 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में भी 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 308 में से 5 गया तो 303 आ जाएगा आपका। यहाँ पर से 5 माइनस करेंगे तो 102 में से 5 गया तो आपका कितना आ गया, 97 आ गया। अब हमें देखना है इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या जो है जो 27, 45 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो 27 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, वो संख्या 9 से विभाज्य हो, क्योंकि 27 जो है क्या है, 9 का गुणज है। 27 आपका क्या है, 9 का गुणज है। तो जो भी संख्या होगी वो 9 से पहले पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, जो भी संख्या आपकी दी गई है उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 270 9 से कट रहा है या नहीं, तो 270 9 या 27 बिल्कुल कटता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। यहाँ पर 255 क्या 9 से कट रहा है, तो 5 5 10 2 12, 12 जो है 9 से नहीं कटता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे तो 3 3 6, यानी कि अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर 9 7 कितना होता है, 16, जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो एकमात्र संख्या जो कि 270 यहाँ पर है, जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो रहा था, 5 भी हो रहा था। तो 270 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो आपका कितना वो अंक आएगा, 275 आएगा, यानी कि 275 ऐसी संख्या है जिसमें 27 से विभाज्य करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो बाकी और 45 या 30 से चेक करने की हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तीनों बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाकर बाई ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर 1 टिक करके परीक्षाओं में चले आएंगे। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी में क्या दिए गए, जैसे कि गणित में 150 अधिकतम अंक है, फिर रसायन में 130 अधिकतम अंक है, भौतिक विज्ञान यानी कि 120 अंक दिया गया भौतिक विज्ञान में, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में आपका कितना है, 100 अंक है। और यहाँ पर सभी का क्या दिया गया है, वहाँ पर बोला गया है कि 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया जाता है, यानी कि हरीश जो है गणित में कितना 90% लाता है, रसायन विज्ञान में कितना 50% अंक लाता है। इस तरीके से सभी का क्या दिया गया है, नंबर के, यानी कि जितना अंक है उनका प्रतिशत दिया गया। यहाँ पर उनका नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, उनके प्रतिशत मार्क दिया गया है कि हरीश 90% लाता है गणित में, रसायन विज्ञान में 50% लाता है, भौतिक विज्ञान में 60% और जीव विज्ञान में 70% लाता है। बाकी इसी तरीके से स्टूडेंट का यहाँ पर प्रतिशत में अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि प्रत्येक विषय में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले ऐसे कितने छात्र हैं।
तो यहाँ पर देखना है कि सभी विषयों में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले ऐसे कितने छात्र हैं। तो हरीश को जब हम लोग देखेंगे तो 90% गणित में लाए, ये तो 50% से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सभी विषयों में, प्रत्येक विषयों में 50% से कम होना चाहिए, यानी कि हरीश आपका नहीं होगा, क्योंकि मैथ में इसने क्या किया है, 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब क्या देखेंगे रमन को, तो रमन भी जो है 80% अंक प्राप्त किए गणित में, यानी कि रमन भी नहीं हो सकता आपका। फिर देखेंगे राजेश भी गणित में क्या हुआ, 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि राजेश भी नहीं हो सकता। मनोज देखेंगे तो मनोज क्या है, गणित में 50% से कम अंक है, तो गणित में तो कम है, लेकिन रसायन विज्ञान में क्या है, 50% से अधिक अंक प्राप्त किया। यहाँ पर कितना प्राप्त किया, 75% अंक प्राप्त किया, यानी कि मनोज भी आपका नहीं हो सकता। अजमत आपका कितना, अजमत 50% से कम गणित में, रसायन विज्ञान में भी 50% से कम है, और बाकी में भी 38%, 48%, यानी कि इन चारों विषयों में अजमत जो है क्या हुआ, 50% से कम अंक उसने प्राप्त किए हैं, यानी कि एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सभी विषयों में 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी निश्चित संख्या का, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कि यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। तो एक संख्या मान लेते कि पहली संख्या, कोई निश्चित संख्या क्या है, यक्स है, उसका कितना प्रतिशत, यक्स का कितना प्रतिशत, 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि किसी अन्य संख्या, यानी कि कोई अन्य संख्या मान लेते कि y है, उसके 3/4 यानी कि y के 3/4 की क्या है, आपस में बराबर, यानी कि x का 20% y के 3/4 के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है, यानी कि x और y के, जो हम लोग ने एक संख्या x और दूसरी संख्या y मानी, उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हल करेंगे तो 20 को काटेंगे 100 से, यानी कि 100 को काटेंगे 20 से, तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, यानी कि x y अब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15/4 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू रेशियो में कितना आ गया, 15, और y का कितना आ गया वैल्यू, 4 आ गया, यानी कि x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 15:4 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय यानी कि टाइम क्या होगा। तो जब भी आपसे समय निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि आपसे समय निकालने के लिए पूछा जाए, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो हमें निकालना क्या है, समय, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर दूरी को लिखते हैं। दूरी यहाँ पर कितनी है, तो दूरी आपकी दी गई है 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर दिया गया है। और आपका चाल यानी कि स्पीड कितना दिया गया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। हल करेंगे तो आपका समय किस में आ गया, घंटा में आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 चला गया, यहाँ पर पूर्णांक में इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 3.3/4 घंटा लगता है। कितने, 150 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसे ट्रैवल करने में कितना समय लगता है, कुल 3.3/4 घंटा। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, 3.3/4 आवर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि समपार्श्व, एक समपार्श्व यानी कि क्या बोला जा रहा है, प्रिज्म बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्रिज्म बोला जा रहा है आपको। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, प्रिज्म, की एक प्रिज्म का आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है आपका, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 5 मीटर है। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज यानी कि उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा कितनी है, 5 मीटर है।
और बोला गया कि उस प्रिज्म की ऊंचाई, यानी कि वो जो प्रिज्म आपके उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि समपार्श्व का आयतन क्या होगा। तो समपार्श्व का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है। क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट होता है। तो ये आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस यहाँ के बोला गया कि समपार्श्व का आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो आप फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड यानी कि भुजा कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया ऊंचाई, यानी कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट है। तो यानी कि ऊंचाई आपका कितना दिया गया, 20 मीटर दिया गया। तो यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे। फिर 4 से 20 कट रहा है तो काटेंगे, यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि पूरा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, तो 25 × 25 = 125 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 125 √3 मीटर क्यूब। किसका, इस प्रिज्म का वॉल्यूम का आयतन आएगा। कुल कितना आएगा, 125 √3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो 2 फार्मूला आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म का आयतन कितना होता है, तो एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, पहले वाले ग्राफ है। यहाँ पर कुल अंक दिया गया है सभी में, गणित में, यहाँ पर रसायन विज्ञान 130 है, उसी तरीके से सभी में। और सभी स्टूडेंटों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रतिशत अंक सभी विषयों में प्राप्त किए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रसायन विज्ञान में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें जो है सभी स्टूडेंटों का अंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में क्या दिया गया, प्रतिशत दिया गया है कि हरीश जैसे कि रसायन विज्ञान में 50% अंक प्राप्त करता है, रमन 30% अंक प्राप्त करता है, उसी तरीके से सभी का यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पर क्या निकालना होगा, अंक निकालना होगा कि हरीश कितने अंक प्राप्त करता है, रमन कितने अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का निकालेंगे। तो हरीश कितने अंक प्राप्त करता है, तो 130 नंबर कुल है। टोटल जो आपका रसायन विज्ञान का नंबर है कितने हैं, 130 नंबर है। और हरीश जो है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है रसायन विज्ञान में, 50% अंक प्राप्त करता है। यानी कि अगर आप निकालना चाहे तो 130 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 65 रुपया हो जाए, 65 अंक हो जाएंगे। यानी कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते, करना चाहे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 65 बार में चला जाएगा। यानी कि हरीश जो है रसायन विज्ञान में कितना प्राप्त करते हैं, 65 नंबर प्राप्त करते हैं। फिर उसी तरीके से रमन जो है कितना प्राप्त करता है, तो 130 का 30%, 130 का 30% कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 13 × 39 होता है। फिर उसी तरीके से राजेश, कौन सा, राजेश, तो राजेश जो आपका कितने अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त करता है। तो 130 कुल नंबर है, तो 130 का 60% कितना हो जाएगा, 13 × 6 = 78 यानी कि 78 अंक प्राप्त करता है। फिर उसी तरीके से मनोज जो है कुल कितने अंक प्राप्त करता है, तो मनोज जो है 75% अंक प्राप्त करता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1391 और 5% तो आपका हो जाएगा 6.5 यानी कि 91 और 6.5 तो आपका कितना हो गया, 97.5 हो गया। किसने अंक प्राप्त किया, मनोज ने, किसमें, रसायन विज्ञान में। फिर अंतिम आपका क्या है, अजमत है। तो अजमत कितने प्राप्त करता है, तो 35% अंक प्राप्त करता है। तो 130 का 35% कितना होगा, तो 13 × 39 और 6.5 यानी कि 45.5 अंक प्राप्त करता है। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो आप क्या करेंगे, इसे तोड़कर, जैसे कि इस तरीके से 130 का 35% अंक इस तरीके से आप
निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 शून्य चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 13 सत्ते कितना होता है 91/2, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45.5 अंक आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10 हाथ में 1, 9 5 14 और 8 आपका कितना हो गया 22, 22 और 7 29, 29 और 5 आपका कितना हो गया 34, 34 और 1 आपका हो गया 35 हाथ में 3, 6 3 9 7 16, 16 9 25 और 4 29, 29 और 3 आपका कितना हो गया 32 हो गया। यानी कि टोटल मिलाकर रसायन विज्ञान ने सभी छात्रों को मिलाकर 325 अंक प्राप्त किए। लेकिन यहाँ पर कुल अंक नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि औसत अंक कितना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने थे 5 स्टूडेंट थे। तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज मार्क निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा एवरेज मार्क, यानी कि औसत अंक निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। यानी कि रसायन विज्ञान में कुल मिलाकर औसत अंक कितने प्राप्त हुए, तो 65 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया कि 5 संख्याओं का औसत कितना 120 है। 5 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है 120 है। फिर बोला गया कि यदि एक संख्या को अलग किया जाए, यदि 5 संख्याओं में से एक संख्याओं को अलग किया जाए तो आपसे बोला गया फिर तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 130 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो अलग की गई संख्या है उनका जो है कितना है, यानी कि उनका नंबर यानी कि उनका अंक कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत कितना 120 है। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का कुल योग निकाल सकते हैं क्योंकि औसत दिया गया, टोटल नंबर दिया गया। तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल 600 अंक प्राप्त हुए। 5 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का योग 600 हो जाएगा। फिर बोला गया कि 4 संख्याओं का औसत कितना है 130 है, तो 4 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा यहाँ पर। तो 13 चौक कितना होता है 52, यानी कि 520 हो जाएगा। तो 600 क्या था 5 संख्याओं का योग और 520 क्या था आपका 4 संख्याओं का योग। तो जब दोनों में से माइनस करेंगे तो आपकी एक संख्या जो अलग की गई थी वो संख्या निकल जाएगी कि वो संख्या का कितना अंक था। तो यहाँ पर क्या करेंगे 600 माइनस 520 तो आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि जो संख्या अलग की गई थी वो नंबर कितना था 80 नंबर था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है। क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि 2500 रुपये की कोई अंकित मूल्य वाली एक शर्ट थी, लेकिन अब क्या मिल रही है 2200 रुपये में मिल रही है। तो आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत की छूट जो है उस शर्ट पर प्रदान की गई। तो 2200 कीमत की कोई अंकित मूल्य का शर्ट था, लेकिन बेचा कितने में गया, बेच दिया 2200 में। तो 2500 का कोई शर्ट 2200 में उसे बेच दिया, तो छूट दिया होगा उसने, तभी तो 2200 रुपये में उसने बेच दिया। तो कितने का छूट दे रहा है, तो 2500 माइनस 2200 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी कि उस शर्ट में 300 रुपये की छूट दी गई थी। और छूट हमेशा आपको किस पर दी जाती है, तो छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर दी जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो नीचे क्या लिखाएगा, अंकित मूल्य का वैल्यू लिखाएगा। तो अंकित मूल्य आपका कितना है 2500 रुपये है। आपका वैल्यू परसेंट में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 25 से 100 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। यानी कि टोटल जो है डिस्काउंट आपका, डिस्काउंट परसेंट आपका कितना आ गया, छूट प्रतिशत कितना आ गया आपका 4 तिया 12%, यानी कि उस शर्ट पर कुल मिलाकर 12% की छूट दी गई थी। कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी, 12% की छूट दी गई थी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है। तो एक आपका ये जो है फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ये जो आपका है ये क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है जिसमें कि आपको हमेशा याद रखना होता है। बहुलक आपका क्या होता है, बहुलक आपका मोड होता है। क्या होता है आपको,
मोड होता है। और माध्यिका किसे कहा जाता है? मीडियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीडियन को। और माध्य किसे कहा जाता है? मीन को कहा जाता है। जैसे कि आपके कभी परीक्षाओं में दी जाती है, कभी माध्यिका मान लीजिए बोल दिया गया कि आपका 3 है और माध्य आपका क्या है? माध्य आपका 4 है, तो आपसे पूछा जाए कि बहुलक निकाले। आपसे कभी प्रश्नों में दे दिया जाए कि माध्यिका अगर आपकी 3 है, माध्य आपकी 4 है, तो बहुलक यानी कि मॉड बताइए क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो ये फार्मूला है जो कि आपको हमेशा याद रखना होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या बनता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। क्या होता है आपका? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो ये आपका क्या बनता है? फार्मूला बनता है, जो कि आपको याद रखना होता है। ये आपका तीनों का आपस में रिलेशन यानी कि तीनों के बीच का ये संबंध बनता है। आपके परीक्षाओं में कभी यहाँ पर इस फार्मूला से प्रश्न आपसे कभी बार बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ये फार्मूला याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है? अर्थमेटिक। यहाँ पर एक यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। शब्द में बोला गया है कि आई अक्षर, क्या अक्षर? आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है? तो आई जो है कितनी बार आया टोटल? 1 बार 2 बार। कितने बार आया टोटल? 2 बार आया। और टोटल जो है कितने यहाँ पर जो है कितने लेटर है? कितने जो है यहाँ पर लेटर, इस शब्द में टोटल कितने जो है लेटर है? तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 लेटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 10 लीटर, यानी कि टोटल 10 लीटर है। उसमें से 2 जो है आई आने की संभावना, यानी कि 2 जो है आई अंक है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है आपसे कि आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है। तो 2 बार जो है आई आया, कुल कितना लीटर है आपका? 10 है। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 शून्य चला गया, 2 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि आई अक्षर होने का जो है कितना प्रतिशत है? 20% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। और इसी तरह उसका जो है औसत रन क्या होता है? 2 रन से बढ़ जाता है। जब 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 60 रन बनाता है, तो उसका औसत रन कितना बन जाता है? औसत रन कितना बढ़ जाता है? 2 रन बढ़ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत क्या है, यानी कि उसने अगर 12वीं पारी में 60 रन बनाने से पहले 11वीं पारी तक जो है उसका औसत क्या था। तो 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 60 रन बनाया। तो औसत में अगर 2 की वृद्धि हुई तो उसने जो है 12वीं पारी में पिछले औसत से कितना कुल अंक जो है अधिक मारा है। तो 12 पारी में 2 रन जो है क्या औसतन बढ़ गए, तो टोटल जो है कितना रन जो है अधिक मारा पिछले पारी से? तो 12 दूनी 24 रन। कितना रन? 24 रन। 60 रन 12वीं पारी में मारा था। 11वीं पारी के बाद, यानी कि 11वीं पारी में जो औसतन कितना था? औसतन जो है जो भी अंक था वो कितना था? 60 से 24 कम था, क्योंकि 24 रन अधिक मारा तभी तो 12वीं पारी में जाके आपके औसतन क्या बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो 7 में से 24 जाएगा, वही आपका क्या होगा? 11वीं पारी यानी कि 11वीं पारी तक का औसत यानी कि एवरेज होगा। तो क्या करेंगे? 60 माइनस 24 तो आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीका से आप इसे बनाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। जैसे कि मान लेंगे कि 11वीं पारी है, 11वीं पारी तक का उसका औसत रन क्या था? यक्ष औसत रन था। कितना औसत रन था? यक्ष औसत रन था। तो 11वीं पारी औसत रन यक्ष से जब दोनों को गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुल रन हो जाएगा 11वीं पारी तक का। यक्ष हम लोगों ने क्या माना है? एवरेज माना है। क्या माना है? एवरेज माना है कि 11वीं पारी तक 11वीं पारी तक औसतन रन कितना था? यक्ष रन था। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 11 इंटू यक्ष हो जाएगा। 12वीं पारी में कितना मारा? 60 रन मारा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 60 रन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये जो है टोटल योग किसका आ जाएगा? 12वीं पारी तक के रनों का योग आ गया आपका इधर। फिर क्या करेंगे यहाँ पर? फिर जो है 12 पारी था,
फिर जो है औसत हम लोगों ने 11वीं पारी तक कितना माना था, यक्स माना था, और 12वीं पारी में औसतन कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इधर भी आपका क्या हो गया, 12वीं पारी तक का, यहाँ पर 12 पारी हो गया, इधर क्या हो गया, कुल औसत हो गया 12वीं पारी तक का। तो इधर भी आपका क्या हो गया, 12 पारी तक का रनों का कुल हो गया। तो दोनों योग है 12वीं पारी तक का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 11x + 60 इक्वल टू 12x + 12 दूनी 24। 12x में से 11x गया तो x इक्वल टू 60 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। यानी कि दोनों स्थितियों में आपका 11वीं पारी तक का औसत कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। तो आप किसी भी तरीके से बनाए, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा दोनों स्थितियों में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि जो है 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि कितने समय में 882 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ट्री मेथड से बनाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो 800 रुपया का 5% कितना होता है, तो 40 रुपये होता है। अगर आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 800 का 5% कितना होगा, तो 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया, 8 × 5 = 40 रुपया। यानी कि पहले वर्ष में 800 रुपये में 5% की दर से कुल कितना ब्याज लगेगा, 40 रुपया ब्याज लगेगा। तो 40 रुपये यहाँ पर ब्याज जो है टोटल कितना मिल रहा है, 800 रुपया मूलधन था, 882 रुपये जो है कुछ समय के बाद उसे मिलता है। तो टोटल ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो 882 - 800 करेंगे तो 82 रुपया। यानी कि 82 रुपये उसे क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। लेकिन पहले साल में कितना ब्याज मिलता है, तो 40 रुपया मिलता है। 800 रुपये पर 5% की दर से 40 रुपया क्या मिलता है, पहले साल ब्याज मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर उसे ब्याज कितना चाहिए, 82 रुपया ब्याज चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगले साल भी ब्याज लगाएंगे। तो अगले साल भी कितना ब्याज लगेगा, 40 रुपया ब्याज लगेगा। लेकिन जो पिछले साल आपका ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 40% का 5% कितना होगा, तो 2 रुपये होगा। 40% का 5% ब्याज कितना होगा, 2 रुपया। 40% का 5% आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपये आएगा। यानी कि जब इसे आपस में सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 40 40 80 या 2 82 रुपये हो जाता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए कितना था, 82 रुपया ही चाहिए था। तो अब हमें कितना प्राप्त हो गया, 82 रुपये चक्रवृद्धि प्राप्त हो गया। तो 40 रुपये पहले साल में, 40 + 2 42 रुपया दूसरे साल में प्राप्त हुआ। यानी कि टोटल 82 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करने में हमें कितना साल लगा, 2 साल लगा। कितने साल कुल लगे, 2 साल, यानी कि 2 वर्ष लगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या है, पहले वाले ग्राफ है, सभी विषयों का अधिकतम अंक दिया गया और सभी विषयों में प्राप्त छात्रों का प्रतिशत अंक दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी विषयों में 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सभी विषयों में 50% से या फिर 50% या फिर 50% से अधिक ऐसे कितने छात्र हैं जो प्राप्त किए। तो हरी जो है 90% गणित में, रसायन विज्ञान में 50% है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 50% और उससे अधिक, यानी कि 50% ये आपका काउंट में आएगा। तो 60% ये भी 50% से अधिक है और 70% ये भी 50% से अधिक है। यानी कि हरीश जो है क्या है, सभी विषयों में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो रमन भी जो है 80%, लेकिन रसायन विज्ञान में कितना, 30%, यानी कि 50% से कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि आपका रमन नहीं हो सकता है। अब क्या देखेंगे, राजेश को देखते, तो राजेश जो है गणित में 70%, रसायन विज्ञान में 60%, भौतिक विज्ञान में 80% और जीव विज्ञान में 82%, यानी कि सभी विषयों में 50 या उससे अधिक प्रतिशत अंक राजेश प्राप्त करता है। तो आपका राजेश भी क्या होगा, यहाँ पर गिनती में आएगा। फिर मनोज देखेंगे तो मनोज जो है यहाँ पर मैथ में ही उसने क्या किया, गणित में ही
50% से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि मनोज आपका नहीं होगा। और अजमत भी जो है गणित में आपके 50% से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि अजमत भी नहीं होगा। तो ऐसे कितने छात्र जो 50 या उससे अधिक सभी विषयों में अंक प्राप्त किए, तो ऐसे हरीश है और राजेश है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने सभी विषयों में 50 या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि 1800 रुपये क्या है, आपका मूलधन है। टाइम आपका कितना दिया गया, 10 वर्ष दिया गया। और 2700 आपका क्या दिया गया, अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ब्याज दर यानी कि रेट पूछा जा रहा है कि पूरे का जो है इस धनराशि पर कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर जो है लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू आपका क्या होता है, ESI होता है। तो P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, और ESI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, तो 1800 रुपया दिया गया। रेट हमें निकालना है तो R से इसे डिनोट रहने देंगे। और टाइम यानी कि आपका समय कितना दिया गया, तो 10 वर्ष दिया गया। कितना दिया गया, 10 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। नीचे आपका क्या है, 100 है। और आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना प्राप्त होता है, तो 2700 रुपये उसे जो है कुल मिलाकर धन यानी कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि मूलधन प्लस ब्याज के रूप में मिलाकर उसे 2700 रुपया दिया जाता है। और सिर्फ मूलधन कितना 1800 है। तो जब 2700 माइनस 1800 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 27 में से 1800 गया तो कितना बचेगा, आपका 900 बचेगा, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना है, तो 900 रुपया। तो हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य काटेंगे यहाँ पर, 18 25 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। यानी कि आपका कितने प्रतिशत की दर से जो है ब्याज लगाया गया था, तो 5% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि 2 मीटर भुजा वाले, कितने मीटर, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है रखे जा सकते हैं। यानी कि घन कोई क्यूब है जिसकी पहले जो है एक बॉक्स बनी हुई है जिसकी भुजा कितनी है, 2 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब यानी कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है आपका, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा पे पावर क्या होता है, 3 होता है। तो ये आपका क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो घन जो एक बॉक्स था उसकी जो है कितने कुल आयतन थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 मीटर की जो भुजा है पहले उसे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 2 मीटर यानी कि मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मीटर भुजा वाली जो है 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 जो है कितने बार क्यूब करना है, तो यहाँ पर 203 बार हो जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पर बोला गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है रखे जा सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का जब यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, ये जो घन का जो बॉक्स है, जो एक घन रूपी बॉक्स है, उसका कुल वॉल्यूम में यहाँ पर जो है छोटे छोटे घन जो उसमें रखे जाएंगे उसके वॉल्यूम से अगर भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब, यानी कि जितने जो है बॉक्स रखे जाएंगे उनका कुल संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 × 5 × 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका x यानी कि नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे इसे तो 5 × 5 = 25, 8 कितना होता है आपका 200 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया, 8 चौक 32 दूनी 64,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर घनों की संख्या कितनी है, 64,000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
एक स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है। फिर और बोला गया कि और अपनी गति में 50% बढ़ाकर क्या होता है, Q से वापस आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की औसत गति क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया कि ये कोई बिंदु है P है, वहाँ से लेकर कोई बिंदु Q तक गया, तो जाने में जब जाता है तो उसकी स्पीड यानी कि चाल कितनी थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब Q से P पर वापस आने लगता है तो उसकी चाल में क्या होती है, 50% की वृद्धि होती है। यानी कि 50% की वृद्धि होगी तो 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि 50% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 50% को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर बोला गया कि उसकी गति में क्या हुआ, 50% की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले अगर 2 की स्पीड थी तो उसमें कितनी यूनिट की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो अब कितने की स्पीड से जा रहा होगा, 3 की स्पीड से। यानी कि अगर पहले 2 की स्पीड कितनी थी, 2 यूनिट की स्पीड कितनी थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसकी नई स्पीड कितनी हो गई, पहले 2 यूनिट से जा रही थी, तो अब 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि अब कितने यूनिट से जाएगी, 3 यूनिट से जाएगी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि Q से जब P की ओर वापस आ रही थी तो तब उसकी चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पर जाने का चाल हमें पता हो गया। अब वहाँ से Q से P की ओर आने का भी चाल हमें पता है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो एवरेज स्पीड निकालने का यानी कि औसत गति निकालने का फॉर्मूला आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 × V1 × क्या होता है आपका, V2 होता है, और बाई आपका क्या हो जाता है, V1 + V2 होता है। यानी कि V1 आपका क्या हो गया, पहला स्पीड, यानी कि V1 आपका क्या है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और V2 यहाँ पर आपका कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो है V1 पहले वाली स्पीड और V2 आपकी दूसरी वाली स्पीड होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू सारा पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2, तो V1 आपका कितना है, यानी कि पहली स्पीड कितना 60 है, दूसरी स्पीड आपकी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालों का योग कितना होगा, तो 90 या 60 कितना होता है, तो 150 होता है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 30 से काटेंगे तो 60 को तो 2 बार में चला जाएगा, 30 से 150 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से 90 को तो कितना बार में आपका 18 बार में चला जाएगा। गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, औसत चाल हो गई, क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि रहीम और हरीश जो है, रहीम 15 दिनों में और हरीश जो है 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा काम को समाप्त कर लेंगे। तो मैं टाइम एंड वर्क में पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका, इफ़िशियंसी इनटू टाइम होता है। तो TW आपका हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल का, इफ़िशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, T से आपका टाइम यानी कि समय होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रहीम और हरीश की कार्य क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो रहीम जो है किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। फिर हरीश जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। दोनों का क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना होता है, तो 30 होता है। तो 30 को जब 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि रहीम जो है किसी कार को कितने की कार्य क्षमता से काम कर रहा है, तो 2 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है। और जब 30 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि हरीश उस काम को 3 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है। तो दोनों मिल करके जब कार्य करेंगे तो उन्हें जो है करना कितना काम है, तो 30 काम करना है।
और दोनों मिलकर जो है प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 2 काम करेगा रहीम और 3 काम करेगा कौन करेगा, हरीश करेगा। यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो करना कितना काम है, 30 काम करना है दोनों को मिलकर, और दोनों मिलकर करेंगे प्रतिदिन कितना काम, तो 3 और 2 5 काम करेंगे। तो जब टोटल बर यानी कुल कार्य बटा कुल इफिशियंसी से जब डिवाइड करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, टाइम आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो 5 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि समय आपका कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। यानी कि 6 दिनों में रहीम और हरीश जो है मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना, 7:3 है। फिर बोला गया कि वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर रेशियो में क्या दिया गया, एसपी आपका कितना दिया गया, 7 यूनिट दिया गया, और सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया गया, 3 यूनिट। तो यहाँ पर मान लेंगे 7 में जो है कोई वस्तु खरीदी गई, 3 में जो है 7 में जो है उसे बेच दी गई थी और उसे 3 में खरीदी गई थी। यानी कि 3 रुपये की यहाँ पर क्या मान लेते, 3 रुपये की कोई वस्तु 7 रुपये में अगर उसे बेच दी गई है तो लाभ कितने का हो रहा है। तो क्या करेंगे, 7 - 3 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ निकल जाएगा। यानी कि 4 रुपये का लाभ हो रहा है 3 यूनिट का। यानी कि 3 रुपये का कोई सामान था, 7 रुपये में बेच दिया तो लाभ उसे कितना हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है। और उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना था, तो एसपी यानी कि बेचा कितने में गया था, तो 7 रुपये में बेचा गया था। यानी कि 7 यूनिट में बेचा गया था। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 4:7 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोला गया, 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तु का क्या, सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 12 वस्तुओं के एसपी के क्या है, बराबर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 15 वस्तु के सीपी यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु के एसपी यानी कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और इधर काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सीपी बटा एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका अनुपात निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 4/5। यानी कि किसी वस्तु को 4 यूनिट में खरीदा गया था और उसे बेच कितने में दिया गया, 5 यूनिट में बेच दिया गया। कोई वस्तु जो है 4 यूनिट में खरीदा गया और उसे 5 यूनिट में बेच दिया गया। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 4 यूनिट में खरीदी गई, 5 यूनिट में बेच दी गई, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 1 यूनिट का हो रहा है। और लाभ हमेशा जो है किस पर गणना की जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना है, तो 4 है। परसेंट में इसे चेंज करना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो 4 से क्या करेंगे, 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25% क्या आ गया आपका, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 36:64 है। कितना दिया गया है, 2 समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अनुपात कितना है, 36:64 है। कितना है, 36:64 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि उनकी जो है ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी आपको समबाहु त्रिभुज के
क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहे तो वो आपका क्या होता है, या तो साइड का स्क्वायर होगा यानी कि भुजा का स्क्वायर होगा, या फिर उसके हाइट यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर होगा। वही जो आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल के अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो में उसका क्षेत्रफल होता है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जब उसके ऊंचाई का स्क्वायर का जब किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बनता है। यानी कि जब इसके क्षेत्रफल का अंडर रूट हम लोग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जब अंडर रूट बैठाएंगे तब इसका क्या निकल जाएगा, दोनों ऊंचाई के यानी कि दोनों समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। यानी कि H1 और H2 का यहाँ पर क्या निकल जाएगा, वो अनुपात निकल जाएगा। तो 36 का रूट कितना होता है, तो 36 का किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि दोनों समबाहु त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, 6:8 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि बोला क्या गया, 6 व्यक्ति किसी कार को 24 दिनों में कितने एकड़, 36 एकड़ फसल की कटाई करते, यानी कि तीनों को गुना किया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार हो जाएगा। तो उसी को जो है क्या बोला जाता है कि 12 व्यक्ति उस काम को 18 दिनों में करते हैं तो कितने फसल की कटाई करेंगे, तो मान लेंगे यहाँ पर क्या मान लेंगे, x एकड़ फसल की कटाई करेंगे। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही फसल की कटाई कर रहे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू यानी कि कितने एकड़ की कटाई की जाएगी। तो चलिए इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 18 से काटेंगे 36 को, कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24। यानी कि 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ की जो है कटाई करेंगे, तो 10 एकड़ की कटाई 24 एकड़ की जो है कटाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं बॉड मास थ्योरम पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, आपका क्या होता है, BODMAS होता है। बी से आपका क्या हो गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, एक आपका बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से आपका हो गया ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है। एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। ए से ऐड यानी कि जोड़ होता है। एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। बॉड मास में जैसे कि आपका बी से यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले दिया गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। यानी कि बॉड मास थ्योरम के हिसाब से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। यहाँ पर तो 28 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 28 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 को जब यहाँ पर बाहर निकालेंगे स्मॉल ब्रैकेट से तो कितना हो जाएगा, भागा है यहाँ पर 2 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 को जब तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो जब इसे 24 को 4 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे बड़े ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया, यहाँ पर 8 आया। इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हल करने पर आपका कितना आया, 8 आया। तो अब क्या करेंगे, सारा नंबर को नीचे लिख देंगे ताकि हल करने में आसानी हो। तो 5 है, फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है। पूरे बड़े ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया, 8 आया। फिर आगे क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद आपका क्या है, 2 है। तो 8 5 आपका कितना हो गया, 13। 13 में से 2 गया तो कितना हो गया आपका, 11 हो गया। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना होगा, 11 होगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर 11 होगा आपका। यहाँ पर जो ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर यहाँ पर कितना होगा, 11 ही होगा। यहाँ पर आपका किसी भी ऑप्शन में 11 नहीं दिया गया है, लेकिन आपका इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर 11 ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि 100 संतरे जो है 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर दिए जाते हैं,
बेचे जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक एक फल यानी कि एक संतरे जो है कितने में खरीदे गए थे और एक संतरे कितने में बेचे गए थे। तो 400 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए थे। 400 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए थे। तो जब 400 रुपये में से 100 संतरे से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक संतरा का मूल्य यानी कि पैसा निकल जाएगा। तो 2 शून्य चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एक संतरे को 4 रुपये में खरीदा गया था, लेकिन बोला गया 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसे क्या किया गया, बेचा गया। यानी कि 60 रुपये में कुल कितने संतरे बेचे होंगे। तो एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं कुल, तो 12 संतरे उसने बेचे होंगे। तो 12 संतरे उसने जो है कितने में बेच दिए, 60 रुपये में बेच दिए। 12 संतरे उसने कितने में बेच दिए, 60 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, एक संतरे कितने में बेचे थे वो आपका निकल जाएगा। तो 12 से 60 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि एक संतरे को जो है 5 रुपये में बेचा गया था। यानी कि 4 रुपये में एक संतरे को खरीदा गया था और बेचा कितने में गया, 5 रुपये में बेचा गया। 4 रुपये में कोई संतरा खरीदा गया था, 5 रुपये में बेचा गया। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो 4 रुपये में खरीदा, 5 में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 5 - 4 यानी कि 1 रुपया का लाभ हो रहा है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में वैल्यू निकालना है। तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको निकालने के लिए बोला जाए तो नीचे हमेशा क्या लिखाता है, सीपी लिखाता है यानी कि क्रय मूल्य। तो एक संतरे कितने में खरीदा, तो 4 रुपये में खरीदा था। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काटेंगे यहाँ पर तो 4 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर उसे 25% का क्या हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको इस वीडियो में बोर्डमास थ्योरम बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करेंगे। हल करने से यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यह स्मॉल ब्रैकेट का सारा यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पर भाग को करेंगे। तो 12 को जब 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आता है आपका, 3 आता है। आगे क्या है, 3 × 3 है। तो 3 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का हल करने पर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यानी कि आपका बचा क्या, 20 + 9 - 4 बचा। यानी कि 20 + 9 29, 29 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, तो 25 बचा। 29 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, 25 बचा। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का अंदर का सारा हल करने पर कितना है, 25 आए। तो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर में गुना में क्या है, 2 है। तो जब ब्रैकेट से बाहर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो सारा बाहर में करके लिख देते तो 54। आगे क्या है, माइनस का साइन है तो -25 आया था। स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर 2 यहाँ पर गुना जाए तो 25 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे क्या है, +10 है तो +10 लिख देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना जाएगा, तो 54 + 10 कितना हो जाएगा, 64। 64 में से 50 गया तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, तो 14 आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:3 है। दो संख्याओं का कितना अनुपात है, 8:3 है। और उनका अंतर कितना है, 120 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर दिया गया दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है दिया क्या गया था, यहाँ पर 8, यहाँ पर जो है पक्का है कि 8 जो है क्या है, बड़ी संख्या। 8 यूनिट जो यहाँ पर होगी एक बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर जो रेशियो में 3 यूनिट है वो क्या है, छोटी संख्या। तो दोनों संख्याओं का रेशियो में अंतर कितना है, तो 8 - 5, 8 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं के अनुपात में कितना अंतर है, तो 5 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पर अंकों में अंतर कितना दिया गया, 120 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 से काटेंगे 120 को तो कितना बार में चला जाएगा, 24 × 25 = 120। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24 हो गया। तो हमें चाहिए क्या, छोटी संख्या चाहिए। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका वैल्यू 3 यूनिट है वही छोटी संख्या होगी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 24 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 24 दिया आपका कितना होता है,
72 होता है, यानी कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का मान कितना है, 72 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।